गुज़र रहे हैं, हाँ बुज़ुर्ग सलमान नियाज़ी, जो फैमिलीज़ का दुख है, दर्द है, वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, जो उनको मसाइल पेश आ रहे हैं, किस तरह उनको उनके अपनों से दूर रखा गया है गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से, वो आपने देख लिया। इधर जितनी फैमिलीज़ बैठी हैं, ख़ासकर जो ख़वातीन हैं, उनके आंसू भी आपने देख लिए जो रुक नहीं रहे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है या इनका भाई या इनका बेटा या इनका वालिद इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का सामना कर रहा है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड में बग़ैर बिजली के 10 से 12 घंटे बिजली नहीं होती, उनको प्रिजन में रखा गया है। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनके, वो पामाल हो रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं होगी अगर हम कहें कि जो कैदियों को जिस तरह गौंतनामा बे में रखा जाता है, यहाँ भी इन लोगों को उस तरह रखा जा रहा है। हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है, वो भी कभी फ़ोन आता है कि जी आज मुलाकात नहीं हो सकती। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फैसलाबाद में जो कहा जाता है हमला हुआ था, उसके जो मुल्ज़िम हैं, उन लोगों से वो सियालकोट में उनको रखा गया प्रिजन में मिलिट्री की, उनको महीने में एक दफ़ा मिलने दिया जाता है, बल्कि कुछ केसेस में 2.5 माह 3 माह। अब ये कौन सी दुनिया में होता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जमहूरियत में रहते हैं? हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कोई बुनियादी हकूक़ हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ इंसानों की इज़्ज़त होती है। बेशक वो मुल्ज़िम भी हो, उसके बुनियादी हकूक़ जो होते हैं वो उसके साथ रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ में मैं दरिया को कूज़े में बंद करूं कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, तो मेरे ख़्याल से हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अक्टूबर में फ़ैसला आता है कि जी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो गैर आइनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये चीज़ जहन में रखें कि वो लोग अक्टूबर से भी पहले से मई से मिलिट्री की कस्टडी में थे। तो एक शख्स पिछले एक साल से इस वक्त फ़िज़िकल रिमांड पे है। कभी भी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ कि किसी शख्स को, किसी मुल्ज़िम को एक साल के लिए आप फ़िज़िकल रिमांड पे रखें, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है। या तो ये सद्दाम हुसैन की डिक्टेटरशिप पे हुआ है, या हिटलर के जर्मनी में हुआ है, या मुसलिनी के इटली में हुआ है। ये किसी जमहूरी मुल्क में ऐसे नहीं हुआ। या तो हमें आप याद दिला रहे हैं कि ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान है, जिसमें लोगों पे जुल्म किए गए, और ऐसे जुल्म किए गए कि जिसको हम अगर अल्फाज में बयान करना चाहें तो मेरे ख़्याल से हम सब कांप जाएंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखें, एक जो पावर होती है उसके बारे में एक ही चीज़ परमानेंट होती है कि इट इज़ नेवर परमानेंट। आपके टोटल 150 दिन रह गए हैं, उसमें भी गर्मियों की छुट्टियां अगर आप निकाल दें, 2-3 महीने आपने चीफ जस्टिस और रहना है। आपके पास केस आता है एक लकड़ी के बल्ले का, निशान का, आप उसको एक दिन में डिसाइड कर देते हैं, 2 दिन में। रात 11 बजे तक अदालत चलती है। यहाँ तो सांस लेने वाले जिंदा इंसान हैं जिनका केस पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या ये लोग मिलिट्री कस्टडी में इनका ट्रायल होगा या इनका नॉर्मल सिविल प्रिजन जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है वहाँ पे ट्रायल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकती तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का होने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर अदालत जो है वो फंक्शन करती है सिर्फ अवाम के एतमाद से। अगर वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करे तो अवाम अदालतों की इज़्ज़त करती है, अगर नहीं करते तो अवाम इज़्ज़त नहीं करती। आप लोग इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। इस वक्त आप बड़े इम्पॉर्टेंट दोहराए पे खड़े हैं। एक तरफ आइन खड़ा है, एक तरफ कानून खड़ा है, एक तरफ बुनियादी हकूक़ हैं,
एक तरफ जमहूरियत है और एक तरफ फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात हैं। आपने आइन को ऊपर रखना है कि ख्वाहिशात को ऊपर रखना है? ये इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक साइड चूज़ करनी है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह की ऑप्शन आई है। ये जब से पाकिस्तान बना है सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन आई है। सुप्रीम कोर्ट पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आया, फिर 200 केस आया, आसमा जिलानी केस आया, आपके पास नुसरत भुट्टो केस आया, बेशुमार केसेस आए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ताकत के आगे झुक के नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसला किया तो उस सुप्रीम कोर्ट की किसी ने इज़्ज़त नहीं की। उसी सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त हुई, उन्हीं जजेस की इज़्ज़त हुई जिन्होंने आइन के ऊपर नजरिया ज़रूरत को फोकियत नहीं दी, आइन की पामाली को बचाया। और ये केस जो मिलिट्री कोर्ट्स का है, ये आइन का ही केस है, क्योंकि आइन कहता है आर्टिकल 175 में कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ स्टेट जो है वो जुडिशल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती। और जो ट्रायल हो रहा है इन लोगों का, एक कर्नल साहब कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही मुलाजिम हैं। अगर उन्होंने ही जज बनना है, जूरी बनना है और डिसाइड करना है केस, तो आपके आइन के आर्टिकल 175 की वायलेशन है और आर्टिकल 10 से जो राइट टू फेयर ट्रायल है उसकी वायलेशन है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है, 1 महीना हो गया कि आप लार्जर बेंच बनाया, आपको रिक्वेस्ट की थी बेंच ने, नहीं बना। इस केस को भी उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह लकड़ी के बल्ले के केस को ट्रीट किया गया। तो ये इंसान है, इंसान तो सांस लेता है, लकड़ी का बल्ला सांस नहीं लेता। इनका केस सुने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें बहुत है, टाइम कम है। मैं रबिया बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो कोई बात कर ले, क्योंकि हमारी बड़ी सीनियर एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मोहतरमा रबिया बाजवा जो हैं वो आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम सारे इस खामोशी को तोड़ने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक मुजरमाना खामोशी है हमारे समाज के अंदर, आज हम उसको तोड़ने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम ये हमारे इस जो कैंपेन और जो हमने बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये अहद किया है कि आज से हम लोग अपनी तहरीक को तेज़ करेंगे ताकि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो मासूम लोग हैं, और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो विक्टिम है सिस्टम के, जो आपके जुडिशरी के विक्टिम्स हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें। सबसे पहले मैं मुख्तसर बात करूंगी क्योंकि अभी बड़ी डिटेल बात हुई। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, आप ये देखें कि पिछले 1 माह से इस केस के अंदर वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सके। आपने ये देखा कि हुकूमत ने जो एक इसके अंदर एक अपनी रिपोर्ट जमा करवाई